कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। नो कोविड 161 डॉक्टर आलोक सुमन आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज आलोक कुमार सुमन माननीय मंत्री जी। Answer is laid on the table of the House, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके बिहार में और हमारे गोपालगंज जिले में भी उसकी लाभ मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि बिहार को प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.83 लाख एवं 2019-20 में 48.6 लाख एवं 2020-21 में शून्य सहायता दी गई। इसके कारण क्या है महोदय कि 2020-21 में शून्य सहायता दी गई है? महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टेट का शेयर तभी जाता है जब भारत सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशंस आते हैं, किंतु साथ ही जैसा कि जवाब में इंगित है, इस स्कीम को इस फाइनेंशियल ईयर में समाप्त कर आप ही की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री ने मिशन शक्ति को प्रेषित किया है। उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र से उत्पन्न हुई जो चुनौतियां रहीं, उनका समाधान इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हम करना चाहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से महोदय, मैं माननीय सांसद श्री को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वो उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम है जीविका का एक पूरा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूं कि 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देश की 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में 7 करोड़ महिलाओं को प्रावधान देने का, समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत मिशन पोषण 2 से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं प्रेग्नेंट वुमेन को, ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है, तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हब्स या सेंटर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है, जबकि पूरे देश में 22.9% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न है महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मिशन शक्ति में महिला शक्ति केंद्र का, किंतु साथ ही सवाल पूछा है नारी अदालत के संदर्भ में और पोषण 2 के संदर्भ में। पोषण 2 हाल ही में बजट में प्रोनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राष्ट्र भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अध्यक्ष जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब
समर्पित है। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है। श्रीमती नवनीत राणा। भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी गई थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए इस कोरोना के पीरियड में, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है? धन्यवाद। मैं प्रफुल्लित हूँ महोदय कि सांसद महोदया ने प्रश्न महिला शक्ति केंद्र का था, लेकिन विस्तृत जानकारी पूरे मंत्रालय के बारे में मांग डाली है। विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और ICDS और आंगनवाड़ी के संदर्भ में ये आग्रह किया कि आप GFR रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, FSSAI के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उसके अंतर्गत काम करें। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, उनके जिले में अगर 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा तो वो निश्चित रूप से मेरे विभाग को सूचित करें, ताकि हम वो विषय उस संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें। हो गया। श्री जगदम्बिका पाल जी। माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में दिया है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से 20 लाख तक के कोलेटरल लोन्स महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए किया है और करीब 66 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए भी 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। निश्चित तौर से मैं सबसे पहले अपने इस कदम के लिए अपने केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पोषण 2 के बारे में भी दिशा की बात कही, वो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो इस तरीके से महिला मिशन शक्ति केंद्र अब स्थापित हुए हैं, उसमें 8-8 ब्लॉक में, उसमें सिद्धार्थनगर भी है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है। तो इन केंद्रों के पोषण 2 के साथ और इनमें कौन से कदम उठाए गए हैं और कितना, इसमें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय महोदय ने जो प्रश्न किया है स्पीकर साहब, इसमें इन्होंने जानकारी मांगी है निश्चित रूप से लिमिटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, और महिला शक्ति केंद्र की स्कीम को डिसकंटिन्यू करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसकी एक लिमिटेशन थी ज्योग्राफिकल। हमारा ये संकल्प है कि महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार देश के हर जिले में अपना कार्यक्रम चलाए। उसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत हम हर जिले के प्रशासन को जो हैंड्स ऑन डेक चाहिए, चाहे वो टेक्निकल लोग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो, ये सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मात्र मेरे मंत्रालय तक सीमित नहीं है। आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न किया, आपकी जो कमिटीज फंक्शनल होनी चाहिए वो हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है। लेकिन भारत सरकार ने अब तक
जनधन योजना के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख महिलाओं का बैंक का खाता खोला। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल रही। स्टैंड अप इंडिया में जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, उसमें भारत सरकार ने जब विशेष महिलाओं को लोन देने की बात की तो 81% लोन स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को गए। मुद्रा योजना का एक ऐतिहासिक जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके माध्यम से देश में 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा योजना का लाभ मिला। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया। और स्पीकर साहब, आप बार बार इस बात का उल्लेख करते रहे कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही। साल 2019-20 में मनरेगा में 104 करोड़ पर्सन डेज से ज्यादा का काम मात्र और मात्र देश की महिलाओं ने किया। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार का एक सामूहिक संकल्प है, जिसमें हर विभाग, हर मंत्रालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते है कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. More than 350 members want the question hour. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. I once again appeal, whatever is decided in the first BAC, and under your leadership and your guidance, whatever you suggest, government is ready for the discussion, and IT minister has given detailed statement. This is a totally non-issue, non-serious issue also. Kindly allow the house to function. Question number 162, Sri Adal Prabhakar Reddy. Sir, question number 162. मंत्री जी, Sir, Honorable Speaker, sir, whether there are ongoing trials of scientific studies regarding the safety of Ayush 64 in cases of pregnant or lactating women, if so, details thereof. Whether the government has plans to introduce and promote Ayush 64 internationally गिरीश जी, through platforms. माननीय सदस्य गिरीश जी, नो, गलत, ऐसा नहीं कर। Platforms such as BRICS, cooperation in traditional medicines, if so, details thereof. Thank you. Speaker, sir, honorable members, as whatever question he has raised in his reply, I'd like to let him know that all being taken into the scientific studies and research, now this is confirmed that Ayush 64 is one of the most important medicine which can protect human life, and even during the COVID-19 pandemic, whatever experiment has been already conducted, it has been proved that it is beneficial for the human health. Thank you.
श्री बेलाना चंद्रशेखर. Honorable Speaker, sir, thank you very much. This is my supplementary question. Whether it is fact that the usage of I-64 formulation has shown a early recovery, shortened duration of hospital stay, etc. If so, the details thereof. Whether it is fact that there are still bottlenecks, production and distribution of ice. Respected Speaker, sir. Ayush 64 and particularly now it has been proved that the person who is suffering from coronavirus, the mild and moderate and asymptomatic, this particular Ayush 64, whoever has consumed it, they got the relief. So this is already scientifically proved. Thank you. Question 163. माननीय सदस्य. Sir, through yourself, I would like to ask the Honorable Minister. Sir, as we all know that degradation of land has adverse impact on... Just a second, sir. Sir, degradation of land has adverse impact on biodiversity, and studies have shown that almost we lose 24,000 species globally every year, sir, because of this degradation of land. So I want to know from the Honorable Minister, has the government conducted any research or has the government done any studies to quantify the number of species we are losing, biodiverse species we are losing every year, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाता है और एक तरीके से ये अनुमानित किया गया है कि 96 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ये भूमि के क्षरण के कारण, ये रेगिस्तानीकरण के कारण, ये भूमि अपनी उत्पादक क्षमता के कारण प्रभावित हुई है। और इसकी जो समस्या है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भूमि की उत्पादकता की कमी, वाटर इरोजन, वाटर लॉगिंग और उसके साथ साथ भूमि का खारापन भी है। भारत सरकार ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में इस बात को तय किया गया कि देश में 26 लाख मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हम 2030 तक सुधारेंगे और इसको लेकर के भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की एक अंतर मंत्रालय सचिवों की समिति भी बनी है और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय ने स्पेसिफिक पूछा है कि क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ किया जा रहा है। उसके साथ जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके साथ जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा अटल भूजल योजना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम, PMSKY कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा PMSKY इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा अटल मिशन एंड रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा द ग्रीन हाईवे पॉलिसी, और इन सब के समन्वित सचिवों की एक बैठक भी हुई है। पिछली बार भी एक बैठक हो चुकी है और समन्वित रूप से सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक 26 लाख मिलियन हेक्टेयर जमीन को इस डिग्रेडेशन से बचाया जाएगा, उसके लिए समन्वित रूप से कार्य हो रहा है। Sir, I would like to point out through yourself, sir, the minister is talking about protecting the degraded land. I am talking about biospecies loss, sir. I want to know
specifically if there has been any study or the study which has quantified the species lost because of this biodegradation of land. And I would like to know what steps the government is taking specifically to protect wetlands, sir. All the schemes the minister is talking is about inland, sir. I'm talking about wetlands also. These wetlands act as carbon sinks. So I want to know specifically what government is taking, what steps the government is taking to protect the wetlands. And my previous question also is not answered, sir. I asked about the biospecies lost in the country. So is there any study which has quantified them? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, ये सच है कि जब किसी भी भूमि का डिग्रेडेशन होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो जैव विविधता वाली जैव प्रजातियाँ हैं वह प्रजातियाँ भी समाप्त होती हैं। ये जो ज़मीन को विभिन्न स्कीम के अंतर्गत जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो उसकी उर्वरक क्षमता और उसकी जैव विविध प्रजातियों के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे को जो जैव विविधता बचाने के लिए इस प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है और बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी सरकार कुछ विषयों पर विचार करके इसको पूरी तत्परता के साथ लागू कर रही है। मंगुटा श्रीनिवासन रेड्डी, क्वेश्चन नंबर 164 श्री मलुक नागर जी। श्री माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 165 डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है अध्यक्ष जी। वाइटल ऑर्गन डोनेशन का अध्यक्ष जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। वाइटल ऑर्गन डोनेशन और वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं विपक्ष को भी कहना चाहूँगा, इसमें लोगों की बात है, इसमें आम आदमी की बात है, इसको ज़रा सुने। 5 लाख के करीब लोग हर साल उनको वाइटल ऑर्गन्स नहीं मिलते। हर साल 5 लाख के करीब लोगों की डेथ हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इस बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जागरूक करने के जो प्रोग्राम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाइटल ऑर्गन्स को डोनेट करें, उसके बारे में मैं मंत्री जी को से पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी मुहिम है कि जो स्कूल से ही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना। मैं ये जानना चाहूँगा क्या स्कूल के पाठ्यक्रम में भी मंत्री जी का ऐसा प्रोग्राम है कि बच्चों के से शुरू हो जाए कि भी उनको इस इम्पोर्टेंस की कि भाई इसमें लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, डोनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है वाइटल ऑर्गन्स की। ये स्कूल के पाठ्यक्रम से, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में। और मंत्री जी, इसमें कई तरह के अंधविश्वास हैं। लोग जब डोनेशन की बात जब आती है ऑर्गन्स के, तो मैं कहूँगा कि धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक गुरु, हर धर्म के गुरु, धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इसमें जुड़ करके लोगों को जो है जागरूक करें। और मैं मंत्री जी से ये पूछूंगा कि भी क्या स्कूल के पाठ्यक्रमों में इसका लोगों को अवेयरनेस के लिए, स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम को जोड़ेंगे, ये मैं पूछना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गन डोनेशन और वर्तमान समय में जिस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है और ये मेडिकल साइंस का उपयोग लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए हो, इसलिए दुनिया में बहुत कुछ कार्य हुए हैं, इंडिया में भी उसके ऊपर कार्य चल रहे हैं। खास करके ऑर्गन के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे यहाँ किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन्स उसका रिप्लेस करने के लिए या तो ये सब ऑर्गन्स लोगों को आसानी से मिल सके, इसलिए भारत सरकार की ओर से नेशनल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जाता है। और नेशनल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज़ गठित की गई है, ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है, रीजनल व्यवस्था की गई है और ये माध्यम से व्यापक पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है।
इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एक वेबसाइट भी क्रिएट की गई है। वेबसाइट के माध्यम से जिसको ऑर्गन चाहिए वो भी उसमें एंट्री करते हैं और जो डोनेट करना चाहते हैं वो भी ये वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दुनिया के सापेक्ष में इंडिया में अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रेशियो बहुत कम है, लेकिन वो बढ़े उसके लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी रखा गया है। उसके लिए व्यापक तौर पर नंबर ऑफ टाइप की NGOs भी प्रयास करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रयास करती है और जनता के बीच में व्यापक पब्लिक अवेयरनेस हो और ये अवेयरनेस का लाभ वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो जरूरियातमंद व्यक्ति है उसको मिले, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो गरीब आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था के लिए मैं जैसे कोविड की महामारी में सेकंड फेज में अध्यक्ष जी हरियाणा सरकार ने कोविड की महामारी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक रेट की गाइडलाइंस तय कर दी थी और वो रिसेप्शन पर रेट लिस्ट लगाई गई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी को जानना चाहूँगा, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अनाप शनाप रेट लेते हैं? कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वाइटल ऑर्गन्स के लिए। क्या मंत्री जी भी ऐसा कुछ करेंगे कि जिस पर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट तय हो जाएं, क्योंकि गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, आयुष्मान योजना के थ्रू और आरोग्य निधि के थ्रू जो कई योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो गरीब आदमी की पहुंच तक है, लेकिन सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये रेट तय हो। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसा कुछ मुहिम कोई ऐसी, क्योंकि अंगदान महादान इसमें कोई मुहिम ऐसे चलाएंगे कि जो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ऐसी बात रखें? माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बहुत सही है। अंगदान ये महादान है और अंगदान करना और अंगदान में सहयोगी होना और अंगदान करने वाले गरीब लोग, या तो जिसको अंग चाहिए ऐसे गरीब लोग, उसको ज़्यादा खर्च न हो और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले, उसको ट्रांसप्लांटेड हो सके, इसलिए व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए ही प्रधानमंत्री माननीय सदस्य से भी ऐसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, उसमें प्रधानमंत्री राहत फंड से भी सहायता मिलती है। आयुष्मान भारत योजना जहाँ यहाँ बताया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से देश के 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की साल में मुफ्त ट्रीटमेंट होना, मुफ्त ऑपरेशन होना, ये बहुत बड़ी योजना है। हिंदुस्तान में ये आदत नहीं रही है सर। आज अमेरिका में जब 10 करोड़ लोगों के लिए एक योजना बनी थी, उसको ओबामा केयर योजना के नाम से जानी जाती थी और सारी दुनिया में पॉपुलर हुई थी, उससे 5 टाइम बड़ी योजना है और उससे गरीब लोगों को बहुत सुविधा हो रही है, गरीब लोगों को बहुत राहत हो रही है और कई गरीब लोग आज तक देश में उसका लाभ ले चुके हैं, भविष्य में भी लेते रहेंगे। इस तरह से देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ऑपरेशन की सुविधा मिले, इसलिए भारत सरकार कटिबद्धता से काम कर रही है। आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस वक्त सारे शस्त्र समाप्त हो गए थे और देवता लोग दधीची ऋषि के पास मदद के लिए गए थे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए उनका मेरुदंड दान में मांगा था, जो महादान माना गया हमारी संस्कृति और सभ्यता में। हमारे यहाँ अंगदान की सारे प्रयोजन बने हैं, प्राधिकार बने हैं, किंतु अभी भी जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसके परिवार वाले उसका अंगदान करना चाहते हैं, लंग्स देना चाहते हैं, किडनी देना चाहते हैं, आंख देना चाहते हैं या हार्ट और लीवर देना चाहते हैं, तो उसको कम समय में
सही जगह पहुंचाने की व्यवस्था के लिए ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत पड़ती है और हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत पड़ती है। अभी तक हमारे देश में हेलीकॉप्टर सर्विस उसके लिए कोई नियुक्त नहीं हुई है। मैं समझता हूं इसकी योजना को पूरा रूप देने के लिए, इतना बड़ा देश है, वहां इसकी हेलीकॉप्टर सर्विस विद डॉक्टर एंड पैरामेडिक्स तैयार रहना चाहिए, जो कि उसको पहुंचा सके गंतव्य स्थान तक। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक्सीडेंट होता है, कई लोगों के एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और भारत सरकार के हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होता है, तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट मिले और नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले, तब उसके लिए भी 50,000 की फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। और सभी टोल प्लाजा पर एक एम्बुलेंस रखी गई है और ये एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत ही जहां से भी कॉल आए, ये फ्री कॉल से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत ही वहां ये वान, मेडिकल वान पहुंच जाती है, एम्बुलेंस वान पहुंच जाती है और नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको पहुंचाया जाता है। और ऐसी स्थिति में कई लोग अपने ऑर्गन डोनेशन की भी बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका ऑर्गन उसको वहां से डोनेट किया जाए, उसके लिए कोशिश हो रही है, व्यवस्था बन रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और पिछले 6-7 साल में जो प्रयास हुआ है और पिछले साल में हेल्थ बजट भी ढाई गुना बढ़ाया गया है। ये सब बजट का उपयोग करके अगले दिनों में देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, व्यवस्थित बने, उसके लिए प्रयास हो रहा है। मनीष तिवारी जी, आपने चिट्ठी लिखी थी, सदन की कार्रवाई